बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ की मेहमान अदाकार हुकूमत नैब का चेयरमैन लाना चाहती है। इसके सामने 4-5 नाम हैं। एक तरीक़ाकार भी है। नैब का चेयरमैन लाने के लिए वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करना होती है। आपको पता है कि आजकल झुल्लू प्रसाद वो अपोजिशन लीडर है जिसकी कोई औकात नहीं है, सियासी औकात नहीं है। लोटे से अपोजिशन लीडर बन गया और वो साथ ये भी कहता है कि मैं तारीख़ इंसाफ में हूँ और अगला इलेक्शन मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ूंगा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ऐसा झुल्लू प्रसाद किस तरीके की मुशावरत दे सकता है। बहरहाल हम बात कर लेते हैं कि जो 5 नाम अब तक सामने आए हैं उनमें से किसी एक को ये हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत और उनके इत्तेहादी शायद नैब का चेयरमैन बना दें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई एक भी नैब का चेयरमैन बन सके। बहरहाल देखते हैं जिन लोगों के नाम ये लेते हैं उनमें क्या औसाफ हैं, क्या खसाइस हैं, क्या फ़ज़ाइल हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने 5 नाम रखता हूँ जिनमें से किसी एक को आज की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत नैब का चेयरमैन बनाना चाहती है। उनमें मियां नवाज शरीफ के दौर के चेयरमैन नैब कमर ज़मान चौधरी का नाम आता है, फवाद हसन फवाद का नाम है, बशीर मेमन का नाम है और फिर 2 रिटायर्ड जजेस का नाम आ रहा है, मकबूल बाकर का और मंजूर अहमद मलक साहब का। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कमर ज़मान चौधरी वो किस किस्म के नैब के चेयरमैन रहे हैं और अब वो किस किस्म के नैब के चेयरमैन होंगे और उनके ऊपर अगर कंसेंसस हो जाता है तो उसके बाद क्या मरहला दरपेश होगा। कमर ज़मान चौधरी साहब को आप मियां नवाज शरीफ का कमी कह सकते हैं, लागी कह सकते हैं, मिरासी कह सकते हैं, नाई कह सकते हैं। मैंने उनको सारे नाम किसी बोझ की वजह से नहीं दिए, हक़ाइक़ को सामने रख कर दिए हैं। मियां नवाज शरीफ के हवाले से सुहेल चौधरी ने किताब लिखी थी गद्दार कौन, उसमें सुहेल चौधरी ने कई लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं। मियां नवाज शरीफ का तवील तरीन इंटरव्यू है, जबकि उसमें कैप्टन सफदर का इंटरव्यू भी है। कैप्टन सफदर उस इंटरव्यू में कहते हैं कि जब मेरी और मरियम नवाज शरीफ की शादी तय होना थी तो सारे के सारे मराहल कमर ज़मान चौधरी साहब ने तय करवाए थे मियां नवाज शरीफ के हुक्म पर, क्योंकि ये उनके उन दिनों करीबी अफसरान में से शामिल थे। ये कई बार हमारे घर गए हैं, मेरे वाले से मुलाकात की है। उन्होंने ये भी कहा कि एक मौका पर मियां नवाज शरीफ को कहा कि लड़का तो ठीक है, फ़ौज में कैप्टन है, लेकिन उसके घर वाले ज़रा गरीब हैं। तो इस पर मियां नवाज शरीफ ने कमर ज़मान चौधरी को कहा, कमर ज़मान तूने ये घटिया बात की है, ख़ानदान अच्छा होना चाहिए, अमारत और गुर्बत से कुछ नहीं होता। तो ये कमर ज़मान चौधरी, इनको नैब का चेयरमैन बना दिया था मियां नवाज शरीफ साहब ने। और फिर ये किस तरह के नैब के चेयरमैन थे। एक दफ़ा इनके मुंह से निकल गया कि हाई प्रोफाइल केसेस को तरजीह दी जाएगी। जैसे ही उनका बयान सामने आया, हाई प्रोफाइल केसेस में मियां नवाज शरीफ का नाम भी था, शहबाज शरीफ का नाम भी था और मुस्लिम लीग नून के कई और लीडरों के नाम भी थे। इस पर पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून बिफर गई। मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमाओं की तरफ से कहा गया कि नैब के पर काटने वाले हैं, इनके नाखून बढ़ गए हैं, इनके नाखून काटने वाले हैं। तो उसके बाद कमर ज़मान चौधरी साहब दड़ बट कर बैठ गए। कोई किसी किस्म का किसी हाई प्रोफाइल केस का नाम नहीं लिया। जो कुछ मुस्लिम लीग नून वाले मियां नवाज शरीफ साहब कहते रहे, पहले भी वो कर रहे थे और उसके बाद भी करते रहे। तो ऐसे बंदे को देख लें कि नैब का चेयरमैन लगा दिया जाता है तो उसके बाद मामला अदालत में जाएगा। अदालतें क्या फ़ैसला करेंगी, इस पर आप खुद राय कायम कर सकते हैं। आगे आ जाएं फिर फवाद हसन फवाद, उनका नाम लिया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं, आजकल कई मुकदमात में माखूज़ हैं, एक अरसा जेल में काट चुके हैं, ज़मानत पर रिहा हैं और इनकी जायदादों का मामला है और उनके आमदन से ज़्यादा सासों का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। इन सारी चीज़ों के इन पर केसेस हैं। एक मौका पर इनकी तरफ से एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दी गई कि वो अपना एक प्लाज़ा किसी वजह से बेचना चाहते हैं, शॉपिंग प्लाज़ा। उसकी कीमत शायद 5 अरब रुपए बताई गई थी, लेकिन अदालत की तरफ से कहा गया कि आप उस वक्त तक प्लाज़ा नहीं बेच सकते जब तक इन केसेस के फ़ैसले ना हो जाएं। तो ऐसे बंदे को जो मियां नवाज शरीफ के साथ, आहत कीमा के साथ, दूसरे लोगों के साथ
عدالتوں میں جا کے پیش ہوتا ہے، مقدمات اس کے اوپر موجود ہیں، میاں شہباز شریف کی طرح ضمانت پر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے تو وہ پورے میرٹ پر اترتے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی احادیث سے زیادہ کابینہ ضمانتوں پر رہا ہو کر آج کل اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس سوال سے دیکھا جائے تو فواد حسن فواد ان کے میرٹ پر پورا اترتے ہیں، لیکن ان کے میرٹ پر پورا اترنا یہ کوئی آخری شرط نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی شرائط ہیں۔ ان کو نیب کا چیئرمین بنایا گیا تو پھر آپ دیکھ لیں کہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور عدالتیں کیا فیصلہ کریں گی۔ اس کے بعد کا نام ہے بشیر میمن صاحب کا، وہ ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں۔ ان کا نام کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ان کی طرف سے بیان بازی ہوتی رہی کہ مجھے عمران خان کی طرف سے شہباز شریف پر، مریم نواز پر اور قاضی فائز پر مقدمات قائم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن میں نے وہ حکم نہیں مانا۔ ان کے ایک بیان پر فدا ہو کر مسلم لیگ نون ان کو نیب کا چیئرمین بنانا چاہتی ہے، لیکن ان کے نیب کے چیئرمین بننے کی راہ میں کیا مشکلات آڑے آ سکتی ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ بشیر میمن صاحب، ان پر کئی الزامات ہیں، ان پر منی لانڈرنگ کا الزام ہے اور جرائم پیشہ عناصر کی پشت پناہی کرنے کا بھی ان پر الزام ہے۔ کن لوگوں کی انہوں نے پشت پناہی کی ہے، تھوڑا سا اس کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صوفیہ مرزا ماڈل گرل ہے، اس کی 2 بچیاں، 2006 میں اس کی شادی ہوئی تھی عمر فاروق ظہور کے ساتھ۔ کریمنل آدمی ہے، عمر چیمہ نے اس پر سٹوری کی ہے اور کئی سٹوریاں اور بھی ہیں عمر فاروق ظہور کے حوالے سے۔ اوسلو میں اس پر کرپشن کے، فراڈ کے کئی مقدمات ہیں، ان میں یہ مطلوب ہے، ان میں یہ ماخوذ ہے۔ اور پھر اس نے صوفیہ مرزا سے پیدا ہونے والی جڑواں بچیوں کو اغوا کیا، ان بچیوں کو جن کو عدالت کی طرف سے ان کی ماں کے حوالے کیا گیا تھا، ان کو اغوا کر کے دبئی پہنچا دیا گیا۔ کیس چلا تو عدالت کی طرف سے 2009 میں ان کا نام ECL میں شامل کر دیا گیا۔ نام ECL میں شامل ہونے کے بعد یہ بندہ پاکستان سے فرار ہو گیا، اور اس کے بعد 2019 تک یہ پاکستان میں 60 مرتبہ آیا اور 60 مرتبہ ہی ظاہر ہے کہ واپس گیا، لیکن اس کو پولیس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور پھر کیا ہوا کہ گزشتہ سال 2021 میں نہ جانے کے سے میل ملاپ کر کے یہ لائبیریا میں سفیر تعینات ہو گیا۔ ادھر یہ لائبیریا میں سفیر تعینات ہوا، ادھر معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں لے جایا گیا۔ شجاعت علی خان صاحب جج تھے، ان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ جو بندہ سفیر تعینات ہو جاتا ہے اس کا نام ECL سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس بندے کا نام ECL سے نکال دیا گیا۔ اب ذرا آ جائیں بشیر میمن کے معاملے کی طرف۔ بشیر میمن پر یہ بھی الزام ہے کہ عمر فاروق ظہور کا نام ECL میں بھی تھا اور اس کے خلاف ریڈ وارنٹس بھی جاری ہو چکے تھے، تو بشیر میمن صاحب کی طرف سے ان کے ریڈ وارنٹس ختم کیے گئے۔ اوسلو میں اور زیورخ میں جو اس نے خورد برد کی تھی، اس میں بھی بشیر میمن کی اس کو تائید حاصل تھی، اس کو حمایت حاصل تھی۔ بشیر میمن پر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے پوری مدد کی ہے فاروق احمد ظہور کی ان کے کیسز میں۔ اس حوالے سے بھی بشیر میمن پر کیس بن چکا تھا، مقدمہ دائر ہو چکا تھا، گرفتاری کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے پھر ضمانت لے لی۔ اس بندے کو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کو نیب کا چیئرمین بنا دیا گیا، تو عدالتیں پوچھیں گی کہ ان کے اپنے کیسوں کا کیا بنا ہے۔ تو آگے آ جاتے ہیں پھر مقبول باقر صاحب کی طرف، ریٹائرڈ جج ہیں۔ آصف علی زرداری پورا زور لگا رہے ہیں کہ مقبول باقر کو وہ کسی بھی طریقے سے نیب کا چیئرمین بنوا لیں، کیونکہ آصف علی زرداری اور ان کے خاندان پر کئی مقدمات چل رہے ہیں جو آخری سٹیجز پر بھی ہیں، کچھ ابتدائی سٹیجز پر ہیں اور کچھ درمیانے مرحلے پر ہیں۔ آصف علی زرداری کی پوری کوشش ہے کہ مقبول باقر کو نیب کا چیئرمین بنوا دیا جائے، جو ان کی حمایت میں فیصلے کریں، لیکن ISI ہو سکتا ہے کہ مقبول باقر کو کسی طور پر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ اسی حکومت نے یہ کہا ہے کہ بڑے عہدوں پر تعیناتی کے لیے ISI سے کلیئرنس لی جائے گی۔ مقبول باقر صاحب قاضی فائز کے ساتھی رہے ہیں، ان کے بڑے حمایتی رہے ہیں۔ قاضی فائز کے حوالے سے جو کیس تھا، کھل کر مقبول باقر صاحب ان کے کندھے سے کندھا ملا کر ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو ان کے ویوز، جو ان کے نظریات فوج کے حوالے سے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہیں، وہی مقبول باقر صاحب کے بھی ہیں۔ اس لیے ایسی شخصیت ہو سکتا ہے کہ اداروں کے لیے
काबिल कबूल ना हो। और उसके बाद आ जाते हैं मंजूर अहमद मलिक साहब, ये भी रिटायर्ड जज हैं, इनका भी ज़रा सुन लीजिए। काजी फाइसा के ख़िलाफ़ जिन 7 जजों ने ये फ़ैसला दिया था कि इनका मामला FBI के पास जाना चाहिए, दीगर फैसले भी थे, 7 जजों ने कहा था कि मामला FBI में जाना चाहिए। उनमें जस्टिस मंजूर मलिक भी शामिल थे। और फिर इस केस के हवाले से नज़र ثانی की दरख्वास्त दायर की गई। नज़र ثانی की दरख्वास्त में जो फ़ैसला आया उसमें 6 जज काजी फाइसा साहब के साथ खड़े हुए थे। उनमें से 2 जज वो थे जिन्होंने काजी फाइसा के ख़िलाफ़ पहले फ़ैसला दिया था। उनमें एक मंजूर मलिक साहब थे और दूसरे मज़हर आलम मियाँ खैल साहब थे। इन 2 जजों की तरफ से काजी फाइसा का साथ देने पर मुकदमा बिल्कुल अपनी पोजीशन बदल गया, 180 डिग्री दूसरी तरफ चला गया और काजी फाइसा के हक़ में फ़ैसला आ गया। तो इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि मंजूर मलिक साहब अगर नैब के चेयरमैन बन जाते हैं तो वो कई मामलात पर बड़ी आसानी से कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र आएंगे। नाज़रीन, ये हमने 5 उन लोगों के बारे में आपको बताया है जिनको ये हुकूमत नैब का चेयरमैन बनाना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई एक भी नैब का चेयरमैन बन सके। बहरहाल जो भी नैब का चेयरमैन बनता है, किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो उन लोगों का उसी तरीके से वफ़ादार होगा, उसी तरीके से ताबेदार होगा जिस तरीके से फसीह बुखारी साहब आसफ़ अली ज़रदारी के थे और कमर ज़मान चौधरी साहब मियाँ नवाज शरीफ के थे। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से ही जस्टिस जावेद इकबाल को नैब का चेयरमैन लगाया गया था, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान ही ऐसे फ़ैसले करने लगे थे जिस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की ऐसे लगा कि उनकी दुम पर पाँव आ गया है और उनकी हुकूमत की चीखें निकलने लगी थी। इसी तरीके से जब हम फ़ौजी सरबराह की तकरीर की बात करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हमने अपना फ़ौजी सरबराह तैनात कर दिया है, लेकिन तैनाती के बाद उसके उलट भी उठता देखा गया है, तो देखते हैं कि नैब के चेयरमैन का हुआ किसके सर पर बैठता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।